नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बिहार चुनाव के साथ। पहले चरण का मतदान जारी है और दोपहर 3 बजे तक 53.77% मतदान हुआ है। बेगूसराय में सबसे ज्यादा 59.82% मतदान दर्ज किया गया, जबकि पटना में 3 बजे तक 48.69% मतदान हुआ है। भोजपुर में 3 बजे तक 50.07% मतदान हुआ। नालंदा में 3 बजे तक 52.32% मतदान हुआ और इसी के साथ 51.69% मतदान गोपालगंज में 3 बजे तक 58.17% मतदान हुआ। सीवान में 3 बजे तक 50.93% मतदान हुआ है। एक एक अलग अलग जिले की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हर जिले की एक एक तस्वीर पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है कि कहां पर मतदान केंद्र पर कितने फीसदी वोटिंग हुई है। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहा है। इन सब के बीच आपको ये बता रहे हैं कि गोपालगंज में 3 बजे तक 58.17% मतदान हुआ है। सीवान में 3 बजे तक 50.93% मतदान, सारण में 3 बजे तक 54.60% मतदान हुआ है। पहला चरण 6 नवंबर, आज लोकतंत्र का महापर्व और इसी बीच अलग अलग जिले की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा है। दरभंगा में 3 बजे तक 51.75% मतदान हुआ, 55.96% मतदान हुआ। खगड़िया में 3 बजे तक 54.77% मतदान हुआ और इसके साथ बेगूसराय में 3 बजे तक अलग अलग जिलों की एक एक तस्वीर आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लखीसराय में 3 बजे तक 57.39% मतदान हुआ और जबकि अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हर वर्ग के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरभंगा में 3 बजे तक 51.75% मतदान हुआ। समस्तीपुर में 3 बजे तक हम आप तक एक एक परसेंटेज बता रहे हैं। मधेपुरा में 3 बजे तक कितने फीसदी मतदान हुआ इसे आप समझिए। सहरसा में 3 बजे तक 55% करीब मतदान होता है। खगड़िया में भी यही तस्वीर नजर आ रही है और इन सब के बीच बेगूसराय में भी 3 बजे तक, मुंगेर में 3 बजे तक 52.17% मतदान होता है। लखीसराय में 3 बजे तक 57.39%। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो कौन से मुद्दे हैं जिनको सोचकर आज जनता वोट कर रही है। और एक तरफ आप मैथिली ठाकुर अलीनगर से प्रत्याशी हैं पहले फेज की वोटिंग में, वीणा देवी मोकामा से, अलग अलग प्रत्याशियों के बारे में भी हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। मधेपुरा में 3 बजे तक 55 के करीब वोटिंग होती है और इन सब के बीच पहले फेज की आज वोटिंग है। देश भर की निगाहें और खासकर इस चुनाव पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। 121 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। किसे फायदा और किसे चोट, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आज का दिन लोकतंत्र में महापर्व का दिन है और इसके लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, हर वर्ग के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार किसका होगा और आज बिहार के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। 6 नवंबर आज का दिन बिहार का भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और इसके साथ साथ ये तस्वीरें आप देखिए, मतदान केंद्रों से हम आप तक एक एक तस्वीर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 18 जिले, 121 सीटें हैं और 1314 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा। जनता कमल खिलाएगी या लालटेन पर विश्वास करेगी, इन सब के बीच ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पहले फेज की वोटिंग को लेकर उठ रहे हैं। वोट वाली सेल्फी भी आप देखिए, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें। पहला चरण 6 नवंबर को, यानी कि आज लोकतंत्र का महापर्व, जिसके लिए बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। वोट वाली सेल्फी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किन किन लोगों ने वोट डाला और उसके बाद सेल्फी जारी की। बिहार में कौन किस पर भारी है, इसके लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज का दिन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मतदाता ये तय करेंगी कि उन्हें किसे चुनना है, कौन गद्दी पर बैठेगा और इसके लिए आज मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए पहले चरण के मतदान की। दीघा से लेकर तारापुर, मोकामा में भी यहां पर अलग अलग जगहों पर लोग पहुंचे और इसके साथ बड़रिया में मतदान केंद्र की तस्वीर, जहां पर मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बांकीपुर में भी यही तस्वीर नजर आई। गिरिराज सिंह को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और बाकायदा साइन दिखाकर ये बताया कि उन्होंने मतदान किया।
बांकीपुर में आप तस्वीरें देखिए, बेगूसराय, वैशाली, मोकामा, सारण, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ी संख्या में महिला मतदाता भी पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो दूसरी जगह बुजुर्ग, युवा, हर वर्ग के मतदाता आपको मताधिकार केंद्र पर नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपकी। मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। लोकतंत्र का महापर्व जिसमें आहुति के लिए आज बिहार के भविष्य के लिए बहुत बड़ा दिन है। 4 तस्वीरें आप देखिए, मोकामा से लेकर पहली तस्वीर, तस्वीर दूसरी, तस्वीर तीसरी और तस्वीर चौथी। और ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाही है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचना जरूरी है। और इसकी पहली तस्वीर आप देखिए, एक बुजुर्ग महिला को एक व्यक्ति वोट डालने के लिए ले जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती क्या है। और यही भारत की परिभाषा है। और भारत में अलग अलग राज्यों में इसी तरीके के चुनाव देश के लिए नहीं बल्कि विदेशों में भी मिसाल बने हैं। ये अलग अलग तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम वोट डालने के लिए पहुंचे। डिप्टी सीएम बिहार सम्राट चौधरी की दूसरी तस्वीर। नितिन नवीन मंत्री वोट डालने के लिए मतदान केंद्र में आपको नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ललन सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव भी वोट डालने के लिए पहुंचे। तमाम बड़े चेहरों की तस्वीरें हम आप तक टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में विजय सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, खेसारी लाल यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, गिरिराज सिंह भी वोट डालने के लिए पहुंचे। और उन्होंने वोट डालने के बाद अपनी तस्वीर भी एक जारी की। साइन दिखाकर उन्होंने बताने की कोशिश की कि मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो अलग अलग तस्वीरें हैं और अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। बिहार के भविष्य के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने दावे वादे किए, लेकिन इन दावे वादों के बीच आज जनता कहां पर मोहर लगा रही होगी, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ आरजेडी से लेकर तमाम दूसरी पार्टियां महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ है एनडीए का कुनबा। लेकिन कौन किसे मात देगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 14 नवंबर का। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है और अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, दीघा से लेकर तारापुर, मोकामा, बड़रिया, मुजफ्फरपुर, बांकीपुर, वैशाली। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि लोकतंत्र की मजबूती किस तरीके से अपने मतदान के कारण होती है। और इसीलिए पहली तस्वीर आप देखिए दीघा की, तारापुर, जहां पर बड़ी संख्या में और हर वर्ग के मतदाता पहुंच रहे हैं। 50% से ज्यादा का अनुमान जताया जा रहा है अलग अलग जिलों में जहां पर अब तक मतदान हो चुका है। अलग अलग आंकड़े सामने आ रही हैं मतदान केंद्र की, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें हैं हॉट सीट पर, चाहे फिर राघोपुर हो या फिर अलीनगर का जिक्र हो, जहां पर मैथिली ठाकुर मैदान में है। ये चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव है और ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ एसआईआर के बाद ये चुनाव हो रहा है, तमाम तरीके के सवाल उठाए गए, लेकिन इन सब के बीच आज बिहार के भविष्य का दिन है। आज बिहार की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण दिन है और आज लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा दिन है। और इसकी मानिए आप इन तस्वीरों में देखिए, अलग अलग वर्ग के मतदाता आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लोकतंत्र में अपनी सहभागिता किस तरीके से निभानी है और इसीलिए शायद इंतजार, लंबी लंबी कतारें उन्हें करा रही हैं। 121 सीटों पर वोटिंग जारी है और इन सब के बीच किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, किसे चोट, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा 14 नवंबर का। आज पहले चरण की वोटिंग और पहले चरण की रण में बुजुर्गों का मतदान है। दूसरी तरफ इस तस्वीर को देखिए आप, आपको एक कतार में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं नजर आ रही हैं और हमारे संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, उसको देश कभी माफ नहीं करेगा। यही चुनाव आयोग और यही वोट था जिसने इंदिरा जी को 77 में चुनाव हरवाया, लेकिन 80 में जनता पार्टी हारी। बीपी सिंह जी का उद्भव हुआ या नरेंद्र मोदी आए, कर्नाटक में जीत जाओ तो वोट चोरी नहीं है। ये लोकतंत्र को
चुनाव आयोग को कमजोर करने की साजिश है, जिसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो आज का दिन बेहद बड़ा दिन है। आप केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे। उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की और इस बात का भी जिक्र किया है। अब आपको हम बताते हैं कि बिहार चुनाव पहले चरण का मतदान जारी है और जो आप एक तरफ और दूसरे तरफ तस्वीर देख पा रहे हैं वो है प्रत्याशियों की तस्वीर। किस पार्टी से कौन प्रत्याशी मैदान में है। दोपहर 3 बजे तक मतदान का आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना में 48.69% मतदान हुआ। भोजपुर में 3 बजे तक 50.07% मतदान हुआ और इसके अलावा नालंदा में भी करीब 53% मतदान हुआ। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से मैदान में है। तेजस्वी यादव राघोपुर से ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जनता का मूड क्या है और शायद इसीलिए आज बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर अपना मतदान करने के लिए। सारण में 3 बजे तक 54.60% हुआ। यही हाल मुजफ्फरपुर में है। करीब 58 के आसपास मतदान हुआ। और एक तस्वीर आप देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में आहुति डालने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी है। चप्पे चप्पे पर हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है जिनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने का प्रयास भी करेंगे कि चुनाव किस दिशा में जाएगा, क्योंकि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। राहुल लाल है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। ऋषि मिश्रा है राजनीतिक विश्लेषक। अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी, माफ कीजिएगा मैंने गलत नाम शायद आपका लिया। अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत आपका सर, पहले तो भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। और सबसे पहले राहुल जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सुबह से आप मतदान केंद्रों की भी तस्वीरें देख पा रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीटों पर भी करीब करीब यही स्थिति है। लेकिन ये चुनाव बहुत कुछ कह रहा है। तमाम दावे वादे, जितने आरोप लगाने थे उतने आरोप आपने लगा दिए। लेकिन अब किस दिशा में और जो परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है, क्या कह रहा है ये चुनाव? देखिए, बिहार के चुनाव में जो मतदान प्रतिशत देख रहे हैं वो अभूतपूर्व मतदान प्रतिशत है। चाहे आप पिछले जितने भी इलेक्शंस में हम लोग चले जाएं, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव, 2020 के विधानसभा चुनाव या फिर और पीछे के चुनाव में भी जाएं, तो ये सीधे सीधे अगर पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव से भी तुलना करें 3 बजे तक के मतदान के प्रतिशत का, तो कम से कम 8-9% की वृद्धि है ये। और ये वृद्धि कोई छोटी मोटी वृद्धि नहीं है। हमें पूरा अनुमान है कि शाम 5 बजे तक और जब इलेक्शन कमीशन अंतिम आंकड़े जारी करेगा, बिहार का मतदान प्रतिशत जो है वो 65% के आसपास पे जो है कि होगा ये। और इसका बड़ा कारण हमें ऐसा लग रहा है कि मतदाता जो है वो परिवर्तन के लिए अग्रसर दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि वो बढ़ चढ़ कर वो आगे जा रहे हैं। क्योंकि जब बड़े पैमाने पे मतदान प्रतिशत में काफी ज्यादा वृद्धि दिखाई देती है, तो उसमें कई बार हम लोग देखते हैं कि वो सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनती है। और वो सत्ता परिवर्तन की स्थिति हो सकता है यहाँ पे भी बने। हालांकि एक अच्छा कारण मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग ने बिहार के छठ महापर्व के आयोजन के बाद इसकी तिथियां रखी, तो देश भर के जो प्रवासी लोग थे जो बिहार में छठ पूजा के लिए गए हुए थे, उन सबों को इस बार वोट डालने का मौका भी मिला है। तो वो एक हमें लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन का एक अच्छा कदम भी है। लेकिन ये काफी उत्साहपूर्ण स्थिति है। बिल्कुल उत्साहपूर्ण स्थिति है। अगर मतदान की फीसदी में इजाफा होता है तो ये कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की दिशा भी बिहार को दे रहा है। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर राहुल जी ने किया है कि मतदान फीसदी में अगर इजाफा होता है तो ये बहुत कुछ कहता है, लेकिन ये परसेंटेज कहाँ जाएगा? क्योंकि इस बार का चुनाव जनसुराज के साथ आप लड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके के फैक्टर हैं। अगर ये मतदान फीसदी में इजाफा हो रहा है तो इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए? मतलब और मायने दोनों पक्ष के रहे हैं। जैसे कभी कभी अधिक मतदान होता है तो माना जाता है कि जो प्रेजेंट सरकार है उसके खिलाफ ये है जी। कभी ऐसा नहीं भी देखा गया है। कभी देखा गया है कि नहीं, अधिक मतदान होना मतलब सरकार को समर्थन जी। और जो बड़ी बड़ी कतारें हैं महिलाओं की, वो महिलाएं इस बात की संकेत दे रही हैं कि लोकतंत्र में उनका विश्वास बढ़ते जा रहा है। लोकतंत्र में उनकी ताकत जितनी बढ़ेगी उनके हिस्से में उतनी ही अधिक रोशनी आएगी। वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और सरकार जिनकी भी बने वो मानते हैं कि महिलाओं न केवल वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट उठाती हैं बल्कि कतारों में लग करके अपनी भूमिका भी अदा करती हैं। तो अब ये कहना बड़ा प्रीमैच्योर्ड होगा कि ये बड़ी कतारें, लंबी कतारें सरकार के पक्ष में है, सरकार के विरोध में है, ये प्रिडिक्ट करना, चूंकि अलग अलग केस स्टडी है।
अलग अलग राज्यों के, और उसमें अलग अलग तरह के परिणाम आए हैं, इसलिए इसको कहना। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर 2020 से तुलना की जाए तो 2020 में फर्स्ट फेज, चूंकि पिछली बार 20 में जो बिहार में चुनाव हुआ 3 फेज में हुआ, इस बार का चुनाव 2 फेज में हो रहा है। तो पिछली बार जो फर्स्ट फेज का चुनाव था उसमें 44.98%, अगर 45% भी मान लें तभी मतदान हुआ था। लेकिन इस बार तो प्रतिशत 55 से लेकर के और करीब करीब 59-60 तक है, 3 बजे तक का जो रेशियो। और अभी इंतजार करना होगा क्योंकि अभी समय बाकी है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि काफी अधिक संख्या में लोग निकले हैं, युवा, महिला, ये मतदाता जो हैं अधिक से अधिक संख्या में निकल करके उनका टर्नआउट बढ़ रहा है। तो ये इस बात का तो संकेत है न कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। बिल्कुल, लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। वो पक्ष के लोगों को चुनेंगे, विपक्ष के लोगों को चुनेंगे, वो तो अलग पार्ट है। लेकिन जो एक उदासीनता दिखती थी, लगता था कि नहीं चलिए कोई चुनाव जीत जाए, मेरे हिस्से में क्या आने वाला, नहीं, अब वो अपने हिस्से में चीजें आए इसके लिए वो घरों से निकल रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए ये एक शुभ संकेत है, अधिक से अधिक लोगों का निकलना। बिल्कुल ये शुभ संकेत है, लेकिन इस शुभ संकेत के मतलब और मायने बहुत दूर तक जाने वाले हैं, क्योंकि पिछले चुनाव को अगर आप देखेंगे और उसके बाद अगर मतदान में इजाफा हो रहा है तो ये बहुत कुछ कह रहा है। क्या ये कह रहा है कि क्या सरकार की योजनाओं से मतदाता प्रसन्न है, या जिस तरीके से दावे वादे किए गए उनका असर है, और अलग तरीके से जो एक फैक्टर चल रहा है चुनाव में, क्या उसका मतलब यही है कि मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें हैं। अकू श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकारों में आपका नाम आता है। अकू जी, पहले तो बहुत स्वागत, आपसे मेरी लंबे समय बाद ऑन एयर बातचीत हो रही है, बहुत स्वागत सर। और इस चुनाव में किस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का चुनाव तो है लेकिन ये जनता जनार्दन का भी चुनाव है, और इस बात का जिक्र बार बार जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी यही कहा है। पहले फेज की वोटिंग को लेकर किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, और वोटिंग फीसदी क्या कह रहा है सर? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जिसका अभी आपने जिक्र किया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है, और फिर उसके निहितार्थ क्या होंगे, ये बात हमारे साथियों ने की है। अब सवाल ये है कि कितने ऑप्शंस हैं। एक बहुत साफ बात है कि वोट का कंसोलिडेशन ज्यादा हो रहा है। ये पिछली बार की तुलना में, पिछली बार भी जो समीकरण थे वही समीकरण है, थोड़े से अलग, थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन पिछली बार मुस्लिम, यादव, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, का जो कंसोलिडेशन था वो एक साथ था। और नीतीश कुमार के साथ में दिक्कत ये थी कि कंसोलिडेशन जो था वो पिछली बार मुस्लिम यादव वाला जरूर था, लेकिन बाकी नीतीश कुमार के साथ उतनी बात नहीं थी। उनके पीछे पासवान साहब के सुपुत्र भी, चिराग भी लगे हुए थे, बाकी और ताकतें थी, बीजेपी भी बहुत मन से नहीं थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है ये ताकतें क्या उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई जिस वजह से हो रहा है, या तीसरा एक समीकरण जन स्वराज का है कि जन स्वराज के आह्वान की वजह से क्या वो जो जनजी है और उसके बाद का जो वर्ग है वो भी लग गया है जो पहले नहीं लगता था। तो वो क्या एक वर्ग लग गया है जिसकी वजह से मुझे लगता है 10-1% के आसपास, 7 से लेके 10% के बीच तक बढ़ोतरी होगी, और यही पूरा चुनाव तय करेगी। ये चुनाव क्या यही चुनाव जो है INDIA के पक्ष में जाएगा या NDA के पक्ष में जाएगा। और जितना मैंने अभी हाल में कल ही परसों देर रात में वापस आया हूँ बिहार घूम करके, तो जन स्वराज का जो बड़ा था गुब्बारा उन्होंने प्रशांत किशोर ने फुलाया था, बहुत अच्छे से फुलाया था, लेकिन लगता यह है कि उसकी ऊपरी लेयर थोड़ी कमजोर रह गई। और उसके बाद जब उन्होंने राघवपुर में नाम वापसी की घोषणा या नहीं जाने का फैसला किया, तो अपने आप से पिन लगा दिया उसमें। भारतीय जनता पार्टी या बाकी तेजस्वी यादव को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद उसकी पिनिंग लगा दी, और पिन उनके पास बहुत अच्छी रहती है, तो उससे गुब्बारा उनका थोड़ा धूम हो गया। कितना होगा, नहीं होगा, किस तरह होगा, ये वक्त बताएगा। और ये भविष्य की रणनीति और आने वाले बिहार के, अभी तो हफ्ते भर बाद तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 14 तारीख के बाद कौन सरकार बनाएगा, लेकिन उसके बाद के 5 साल की रणनीति तय होना शुरू हो जाएगी
इसी महीने से कि कैसे काम किया जाना है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है और इसी सवाल के साथ मैं ऋषि मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगा। ऋषि जी, जिस बात का जिक्र किया कि गुब्बारा है और पिन लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मतदाता किसे पिन लगा रहे हैं? अगर ये मतदान फीसदी बढ़ रहा है तो ये पिन कहां जाएगा? देखिए, इसका कई एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, 2020 से तुलना करेंगे तो उस समय कोरोना काल भी था। दूसरा, एसआईआर के कारण जो है बड़ी संख्या में जो एक तरह से जो कागजी मतदाता थे उनको हटा दिया गया है। तो दो मैं बड़े कारण देखता हूँ, एक एसआईआर, दूसरा कोरोना, तीसरा महिलाओं की जो भागीदारी है। आप देखेंगे बूथों पे जो लंबी लंबी जो कतारें हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक है जी। और उन जिलों में आप देखिए वोटिंग परसेंटेज अधिक आ रहे हैं जहां कांटे की लड़ाई है। जैसे मैं मुजफ्फरपुर से अभी लाइव हूं। मुजफ्फरपुर में करीब 3 बजे 58% के आसपास वोटिंग हुई है और यहाँ करीब 11 विधानसभा है। 11 विधानसभा पे कांटे की लड़ाई है। कोई गठबंधन ये नहीं कर सकता कि हम आसानी से, या कोई पार्टी ये नहीं कर सकता कि हमारा कैंडिडेट को यहाँ पे मतलब एक तरह से एज है। कांटे की लड़ाई है। नतीजे क्या होंगे ये 14 तारीख को तय होंगे। तो वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होने के कारण मुझे लग रहा है कि एसआईआर, पिछले बार कोरोना भी था, महिलाओं की अधिक भागीदारी, ये जो कारण है जिस कारण आपको लग रहा है कि वोट परसेंटेज जो है अधिक पिछले चुनाव के तुलना में अधिक दिखेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा अक्कू जी, क्योंकि जिस बात का जिक्र किया कि आपने, मैं हाल ही में बिहार से लौटा हूं। जन स्वराज का फैक्टर क्या है? क्योंकि नुकसान वो किसका करेंगे? अगर ये मतदान फीसदी में इजाफा हो रहा है तो कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, राजनीतिक पंडितों का ही मानना है कि उनका एक अलग तरीके का वोट है, वो दोनों का नुकसान कर रहे हैं। दूसरे तबके का ये मानना है कि नहीं, महागठबंधन का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अगर ये मतदान फीसदी बढ़ रहा है तो क्या कुछ फैक्टर जनसुराज का माना जाए? इसके मतलब और मायने क्या? क्योंकि एक दिन पहले प्रशांत किशोर इस बात का जिक्र करते हैं कि 3 साल मैंने मेहनत की है और उस 3 साल की मेहनत का मुझे जवाब चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर जो मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका जनता में क्या रिस्पांस होगा ये वक्त बताएगा। और उसकी पीछे की रणनीति और बहुत सारी थेरीज चल रही हैं कि किसके कहने से आगे आए प्रशांत किशोर, किसके कहने से जाएंगे, किसके कहने से पीछे हुए हैं, कहाँ क्या क्या हुआ है और कितने बड़े बिजनेसमैन थे, कहीं वो बिजनेस की खेल तो नहीं है। ये सब भी चर्चाएं हैं बाजार में। लेकिन असली चीज ये है कि प्रशांत किशोर ने एक माहौल खड़ा किया, मुद्दे खड़े किए और अच्छे से मुद्दे खड़े किए। और इससे दोनों जो घटक बाकी गुट थे, जिसे कहा जा सकता है एनडीए और INDIA, इन दोनों के कर्ता धर्ताओं की सांसें दुख दुख होने लगी थी। INDIA में ये है कि अगर प्रशांत किशोर मुस्लिम का वोट लेंगे तो निश्चित रूप से INDIA को थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन एक बड़ा जो नुकसान है, अगर जो पिछली बार का वोट का था उसके अलावा कुछ लेते हैं तो वो एनडीए का नुकसान होगा। ये बहुत साफ सी गणित है। लेकिन वो कितना % तक जाता है, कहां तक जाता है, किस हद तक जाता है, क्या 243 सीटों में वो 200 सीटों पर जमानत बचाने की स्थिति में होंगे, क्या वो 20, 25, 30 सीटों पर नंबर 1 और 2 की लड़ाई लड़ पाएंगे? ये सब ऐसे सवाल हैं जिससे उनके वोट परसेंटेज पे बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। और साथ ही साथ मेरा मानना है कि सीटें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या वो 10% वोट खींच पाएंगे कि नहीं खींच पाएंगे, डबल डिजिट में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और अगर वो डबल डिजिट में आ जाते हैं तो निश्चित मानिए अगले 5 साल बड़े धुआंधार होने वाले हैं। और अगर उससे कम, उससे भी नहीं बल्कि 5% जो माना जाता है उससे कम होंगे तो बहुत लंबी लड़ाई है उनके लिए। मैं लौटूंगा आपके पास, मोकामा का मैं रुख करना चाहूंगा। अक्कू जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा माफी के साथ। मेरे एक संवाददाता जुड़ चुके हैं मोकामा से जो इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। और रविशंकर, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि आपकी जिस यहाँ पर मौजूदगी जहां पर है वो हॉट सीट है और अनंत सिंह के बाद अलग तरीके का माहौल बदला है उनकी गिरफ्तारी के बाद। वहां पर मतदाता कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और आपके पास क्या जानकारी मतदान फीसदी को लेकर? जी, जैसा कि पहले से आशंका जिस तरह से व्यक्त की जा रही थी कि दुलार चंद यादव की हत्या के बाद जो एक माहौल बदला था, मोकामा हॉट सीट बन गई थी और लोगों के मन में यह आशंका थी कि मतदान के दिन भी कुछ न कुछ हिंसक झड़पें हो सकती है। ऐसा कुछ अभी तक 4 बज चुके हैं
और अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को कहीं से पूरे विधानसभा क्षेत्र से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। उल्टे इसके उलट आप देखें तो बम्पर वोटिंग की खबरें हैं, हर जगह से बम्पर वोटिंग हो रही है। खास तौर पर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों की अपेक्षा काफी अधिक है मतदान केंद्रों पर। और कुछ मतदान केंद्र तो ऐसे हैं जहां पूरी वोटिंग समाप्त हो चुकी है, एक दो लोग बचे हुए हैं। जैसे कि मैं जहां खड़ा हूं इस मतदान केंद्र को आप अगर देखें तो यहाँ सिर्फ सुरक्षाकर्मी आपको नजर आएंगे और बस प्रतीक्षा की जा रही है कि 6 बजे और 6 बजने के बाद इसे मतपेटियों को सील किया जाए, ईवीएम को सील किया जाए। जी बिल्कुल, इंतजार 6 बजे का और इंतजार सभी को 14 नवंबर का भी है, जब बिहार का भविष्य बिल्कुल तय हो जाएगा कि बिहार पर राज कौन करेगा। आप बने रहिए, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, बेहतर पक्ष रखते हैं और उनसे हम जानने और समझने की, संजय जी आपसे मैं कोशिश करूंगा कि महिला मतदाताओं का बढ़ चढ़कर भाग लेना क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि आपने 2023 का मध्य प्रदेश का चुनाव देखा होगा और वो चुनाव बहुत अलग तरीके का था। वो चुनाव इसलिए अलग तरीके का था क्योंकि एक तरफ एग्जिट पोल और दूसरी तरफ जो अलग अलग नतीजे आए थे अलग अलग सीटों पर, बहुत कुछ इसलिए भी एक लाडली बहना योजना चलाई थी शिवराज सिंह चौहान ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री, और उसका इंपैक्ट पड़ा था और इस बात का बाकायदा स्वीकार भी किया था तमाम मध्य प्रदेश के जितने भी पत्रकार थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, इस बार हमारा ओपिनियन और जितने हमारे जो भी लगातार जो हमने रिसर्च किया वो सब कुछ हम फेल हो गए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि महिलाओं ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लाडली बहना एक गेम चेंजर साबित हुई मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो अलग तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति को एक दिशा देती हुई नजर भी आई। संजय जी, क्या उसका इंपैक्ट और वही करीब करीब स्थिति बिहार में देख पा रहे हैं आप? नहीं, बिहार में तो महिलाएं बोल रही हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं चुप हैं। कहा जाता था ना कि महिलाएं चुप्पा वोटर है, जिस तरह से ईबीसी को लेकर के कहा जाता है। महिलाएं तो इस बार मुखर हैं बिहार में और उनके हिस्से में जो वेलफेयर स्कीम चलाए जा रहे हैं, उनके हिस्से में जो राशि आई है उसको लेकर के तो वो प्रसन्न है। यही राशि मध्य प्रदेश में भी आई थी सर, और इसी बात का जिक्र उन्होंने भी किया था, वहां के मुख्यमंत्री ने भी, शिवराज सिंह चौहान ने, और इसी का फायदा मिला बीजेपी को। लोग नहीं मान रहे थे, लोग कह रहे थे कि नहीं, इस बार विदाई हो जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, और तमाम एग्जिट पोल जितना भी बात सामने आ रही थी कि नहीं, इस बार कांग्रेस की मजबूती है। जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की, क्योंकि मैं भी 1.5 महीने करीब मध्य प्रदेश घूमा था, मुझे कमोबेश मतदाताओं को लेकर, खासकर महिला मतदाताओं को लेकर वही तस्वीर मेरे जहन में, मेरे मन में चल रही है। बगल में झारखंड में जो मैया सम्मान योजना, सारी एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई झारखंड में जी। मैया सम्मान योजना की राशि जैसे ही जारी किया, वो जितनी भी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी था वो डाइल्यूट हो गया, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो। महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया जी। बिहार में भी वो जो 10,000 रुपए की राशि, वो 10,000 रुपए की राशि को लेकर के महिलाएं बोल रही हैं कि हाँ, सरकार ने हमारे बारे में सोचा, और सरकार भी दावा कर रही है कि अगर इंटरप्रेन्योरशिप में आपने बेहतर किया तो आपके हिस्से में 2 लाख रुपए की राशि। और आपने देखा होगा कि बीच चुनाव में तेजस्वी जी ने क्लब करके बताया, शुरू में कहा था कि माई बहन योजना के तौर पर हम 2500 रुपया देंगे अगर हमारी सरकार आएगी। बिल्कुल, अब तो कह रहे हैं कि से नहीं, हमारी सरकार बन जाएगी तो 14 जनवरी को ही 30,000 रुपया दे देंगे। मतलब वो 12 और 25 से गुना कर दीजिए तो कह रहे कि एक मुश्त राशि में दे दूंगा। तो महिलाएं मुखर हैं और उनके हिस्से में जो योजनाएं हैं, और एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, ये कोई पहली बार उनके हिस्से में रोशनी नहीं आई है कि 10,000 रुपए की राशि 2025 के चुनाव में लगातार नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, लगातार 2005 के बाद से उनके हिस्से में साइकिल पोशाक योजना, चाहे वो पंचायत और निकायों में 50% रिजर्वेशन, चाहे उनको 35% नौकरियों में रिजर्वेशन, डोमिसाइल नीति, उनको उनके स्कॉलरशिप, उनकी पढ़ाई के बाद जो लड़कियां इंटर कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, 10th कर रही हैं, पीजी कर रही हैं, तो लगातार जो योजनाएं उनके हिस्से में चलाई जा रही हैं, इसका मन मस्तिष्क पर प्रभाव है। और कल्पना कीजिए कि जो बच्चियां साइकिल और पोशाक लेकर के 2006 में 7 में घरों से निकली, 7 में ये योजना आई थी, 18 वर्षों के बाद अगर उस समय उनकी उम्र 14 साल होगी, 15 साल होगी, तो 32 साल की वो पहली युवती है जो इस बार दूसरी बार वो वोट कर रही है। और जो वोट कर रही है तो उनके मन मस्तिष्क में है कि शायद ये साइकिल और पोशाक, ये बोल रही हैं
कि हमारे हिस्से में साइकिल, पोशाक और शिक्षा की सुविधा नहीं होती तो आज हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। तो आप समझ जाइए कि वो कहाँ क्या बिल्कुल, इशारा विकास कर की रही है। योजनाएं से कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत दूर थीं और शायद इसीलिए अगर वो उनकी जिंदगी में रोशनी नजर आ रही है तो ये रोशनी अब कहां तक जाएगी, और इसी का मैं जवाब लूंगा। ऋषि जी लंबे समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऋषि जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर हमारे संवाददाता ने भी किया है, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि पिछले चुनाव को मैंने देखा और इस चुनाव को देखा, जो एक अलग तरीके की तस्वीर है वो है महिला वोटर्स की। पहले भी यही तस्वीर नजर आ रही थी, लेकिन जो मतदान फीसदी में इजाफा हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन ये भागीदारी बहुत कुछ कह रही है। उनकी जिंदगी में रोशनी आई तो अभी रोशनी कहां जगमग करेंगी वो। देखिए पिछले चुनाव में भी देखिए 5% का डिफरेंस था, करीब 54% के आसपास पुरुषों का प्रतिशत था, तो महिलाओं का 59.4% के आसपास भागीदारी थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो मुझे लगता है इस चुनाव में भी, क्योंकि दोनों गठबंधन की तरफ से महिलाओं के लिए जिस प्रकार से लोकलुभावन घोषणाएं की गई है, वर्तमान सरकार दे भी रही है, बिल्कुल सही है कि 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। और ये मुझे लगता है कि इस चुनाव का एक्स फैक्टर है। मैंने इसको लेकर एक लेख भी लिखा है कि बिहार के चुनाव में कैसे डबल एम फैक्टर जो है पूरा इन्फ्लुएंस करेंगे। डबल एम मतलब मनी और महिला, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को जोड़ के देखते हैं। दूसरी बात, आप देखिए जो राजद की ताकत है एमवाई समीकरण, वही उसकी कमजोरी है। जो राजद की जो लालू राबड़ी की जो लेगेसी उनकी ताकत है, वही उनकी कमजोरी है। पूरे चुनाव में आप देखिए कि पोस्टर से लालू राबड़ी का जो फोटो है गायब है। ना उनके तेज प्रताप तो अलग ही रह रहे हैं, अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ना उनके जो बहन है उनका पार्टिसिपेशन है। तो कहीं ना कहीं जंगल राज, जिस प्रकार से जंगल राज का एक नैरेटिव प्रधानमंत्री खुद तैयार, मतलब एक लोगों के जहन में जिंदा रखना चाहते हैं। और आज भी कई पत्रकार दिल्ली से बैठ के ये बात करें, मैं नहीं मानता हूं, आज भी ये जंगल राज वाला जो इश्यू है, एक कास्ट का जो दबदबा बढ़ जाता है, खासकर जब लालू राबड़ी देवी की जो सरकार थी उस समय एक कास्ट का दबदबा बढ़ गया। वो भूत आज भी जिंदा है। लोगों के मन में यह है कि इनकी यदि सरकार आएगी तो एक कास्ट की दबदबा बढ़ जाएगी, तो उस आधार पर भी वोटिंग हो रही है और इसका नुकसान मुझे लगता है कि राजद को उठाना पड़ेगा। लेकिन राजद के प्लस पॉइंट ये है कि मुकेश सहनी के आने से जो ईबीसी का वोट है उसमें मल्लाह समाज का जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन बहुत से ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में दिख रहे हैं। वहीं राजद को मल्लाहों का वोट नहीं मिल रहा है, जहां राजद के उम्मीदवार एग्रेसिव है, आक्रामक हैं। जैसे मुजफ्फरपुर में ही आप देख लें तो मीनापुर एक विधानसभा है जहां से मुन्ना यादव विधायक हैं, तो वो एग्रेसिव अप्रोच के नेता माने जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। लेकिन यदि आप जनरली बात कीजिएगा तो मल्लाहों का वोट ट्रांसफर हो रहा है महागठबंधन को, इसका फायदा है। कांटे की टक्कर है, ऊंट किस करवट बैठेगी ये कहना आसान नहीं होगा, लेकिन इस चुनाव में बिल्कुल मैं लौटूंगा। ऋषि जी, आपका ये कहना है कि जो मतदान फीसदी में इजाफा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि मुकाबला 50-50 है, कहीं 49 है कहीं 51 है। राहुल जी कुछ कह रहे हैं आप? जी, मतदान प्रतिशत बढ़ने को लेकर देखिए इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ ऋषि जी के, कि जब मामला बिल्कुल कड़ा होता है तो लोग और ज्यादा से ज्यादा जो है कि घरों से बाहर निकलते हैं। और जहां पे मामला एक पक्षी होता है, जैसे आप देख लीजिए पटना में आपको मतदान प्रतिशत कम दिखेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो शहरी क्षेत्र है इसलिए कम है, लेकिन वहां अगर 2020 के विधानसभा चुनाव का भी आप देखिए तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस बार भी आप देखिए कुम्हार में जो है कि जिस तरह से वहां पे अरुण सिन्हा का टिकट कटा, इधर जनसुराज ने केसी सिन्हा को टिकट दिया, वहां पे जो स्थिति बनी है, या फिर जो है कि नंदकिशोर यादव जी का जिस तरह से टिकट काटा गया, तो वहां पे जो परिस्थितियां, तो पटना में अभी भी आपको दिखेगा कि वहां पे ओवरऑल जो है कि कहीं कहीं मामला एक पक्षी जैसे दिख रही है और वहां पे वोट प्रतिशत भी कम दिख रहा है। लेकिन जो महिला मतदाता का मामला जो आपने सूर्या जी छेड़ा, वो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। आप मध्य प्रदेश जिस लाडली योजना की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इतना उत्साहित हुई कि महाराष्ट्र में भी उस योजना को लेकर चली गई थी। सर जो सत्ता में थे ना राहुल जी, जो सत्ता में थे, जो उस वक्त सत्ता में काबिज थे, शिवराज सरकार में मंत्री थे, तमाम राजनीतिक सब फेल हो गया था। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैंने देखा है आंखों से। मैं खुद नहीं मान रहा था कि बीजेपी यहां पर इतना शानदार प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा हुआ। मैं कह रहा हूं कि सूर्या जी देखिए वो स्थितियां जो है, क्योंकि बिहार में देखिए मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी के साथ महिला मतदाता काफी पहले से इंटैक्ट रहे हैं उनके साथ, चाहे 2015 के
विधानसभा चुनाव को देखिए या 2020 के विधानसभा चुनाव को, तो इस स्थिति में अभी वहां पे अगर कोई महिला अभ्यर्थी बीपीएससी क्वालिफाई करती है, पीटीबी क्वालिफाई करती है, तो उनको जो है कि 50,000 रुपया मिलता है। तो वो एक घटक है। और उसके प्रत्युत्तर में महागठबंधन ने भी लंबी चौड़ी घोषणाएं की। तो दोनों तरफ से जो है कि महिलाओं के लिए कहते हैं कि एक तो सत्तारूढ़ पार्टी दे रही है और जो विपक्षी पार्टी है उनके तरफ से भी घोषणा के पिटारे में कोई कमी नहीं है वहां पे भी कि हम भी भरपूर जम के घोषणाएं कर रहे हैं। तो वो फैक्टर तो है ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बेरोजगारी का मामला, पलायन का मामला, जो बिहार के मूलभूत मामले जिस तरह से बने हुए रहे, आज सुबह से देखिए कि हम लोग देख रहे हैं कि वोटिंग स्थानों पर जो है कि बुजुर्ग महिलाएं भी जा रही हैं। सोचिए कि जो बिल्कुल अस्वस्थ है वो भी जा रही हैं। तो सुबह से कतारें एकदम लगी हुई है, वो कतारें खत्म नहीं हो रही हैं। तो ये हमें लग रहा है कि बिहार के लोकतंत्र के लिए एक नया संकेत है। ये जो हम लोग मतदान व्यवहार की समीक्षा करते हैं कि ये जो उच्चतम स्तर पर मतदान व्यवहार जा रहा है, क्या ये सरकार के समर्थन में या विरोध में, हमें ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन के बयार की तरफ ही चल रहा है। सूर्या जी, मैं समझ गया आपका सॉफ्ट कॉर्नर महागठबंधन को लेकर नजर आ रहा है और आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये वोट अगर डाइवर्ट हो रहा है तो महागठबंधन की तरफ हो सकता है। अक्कू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने तमाम चुनाव को देखा है। उत्तर प्रदेश का एक अलग तरीके का चुनाव रहता है, मध्य प्रदेश की एक अलग इमेज रहती है पॉलिटिकल नेताओं की, और वहाँ के मुद्दे बहुत अलग हैं। लेकिन बिहार एसआईआर को लेकर जिस तरीके से अलग अलग फैक्ट सामने आए, राहुल गांधी का एक दिन पहले एक और वीडियो जारी करना, एक लड़की का नाम उनका सामने लाना, इमोशनल कार्ड खेला गया कि आप बिल्कुल जागरूक रहें, डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझा चुके हैं। ये तमाम मुद्दे इस बार बिहार को भी तमाम दूसरे राज्यों से अलग करते हैं। बहुत कुछ कह रहा है ये सब कुछ, जितनी भी अलग अलग तरीके से इमेज बनाने की कोशिश की, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जितने विपक्षी दल हो। देखिए, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो राहुल गांधी मुझे लगता है बहुत मेहनती नेता है, लेकिन उनकी मेहनत कब, कहां, कैसे, क्यों होती, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया है। नहीं, आप कह रहे हैं मेहनती है, तो आपको पता होगी मेहनत क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है। आज से 3 महीने पहले कर्नाटक के चुनाव को लेकर के अपनी वोटरों की बातचीत करते हैं, और जबकि वहां 2 साल पहले सरकार बन के 2 साल ज्यादा समय से हो चुकी है। फिर उसके बाद जिस सरकार को साल हो चुका होता है उसकी लेकर के बात करते हैं, उसको हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम और न जाने क्या क्या बम मिला करके बात की जाती है। लेकिन उसके बिहार से क्या मतलब है उसको? आपको चाहिए ये था कि बिहार में जो वोटर लिस्ट थी जिसमें 35 लाख जोड़े गए थे, लोग हटाए गए थे, तो बहुत अगर रद्दी काम हुआ है, बहुत बेकार काम हुआ है, गलत काटा गया है, तो फिर उन अपने कार्यकर्ताओं को, जिसमें आपने इतनी मेहनत की, इतनी बड़ी-बड़ी किताब तैयार की, इतनी बड़ी-बड़ी बातचीत हुई, इतना बड़ा आपने एक ब्राजीलियन मॉडल को लाना पड़ा आपको, तो वो ब्राजीलियन मॉडल जो अभी कह रही है, अरे ये तो अजीबोगरीब मामला है, और बात आपको जो उठाई जानी चाहिए वो आप उठा नहीं रहे। ना आप एफआईआर कर रहे हैं, ना आप उसको कोर्ट को नोटिस, को चुनाव आयोग को नोटिस दे रहे हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वो कहते नहीं तो हमारा काम हो गया। तो भाई विपक्ष का काम पूरा तो करो पहले। और जब तक आप खोपड़ी पे गैस बढ़ने के दाम को लेके सुषमा स्वराज जिस तरीके से चला करती थी वो नहीं करोगे, तब तक आप ये अपेक्षा करो कि हम आप ऐसे, यहाँ बहुत सारे समीक्षक बैठे हैं, वो आकर के राहुल गांधी की वाह-वाह करेंगे, तो उनका काम नहीं हो जाता है। वो उनका काम आपके काम को दिखाना, बताना, करना है, ना कि आप, वो भी जस्टिफिकेशन, हम तो आपकी हवा निकालने के लिए बैठे रहेंगे कुछ लोग। वो ये बताएंगे कि सोनीपत में गांव में जिसमें जिन्होंने राहुल गांधी ने 22 लोगों का नाम लिया है, उसमें 14 तो वोट दे के आई हैं वो। अब ये, या तो ये कहिए कि आप ये जो वोटर कार्ड है आपके, उसमें चेहरे की पहचान नहीं की जाती, ये आप बात कहिए। ये सही बात है कि मैं गंजी खोपड़ी का हो गया हूँ, हो सकता है 10 साल पहले जब आपकी तरीके से मेरे बाल थे तो इतने घने थे, ऐसे ज्यादा थे। तो आप उसको अपडेशन की बात कीजिए, उससे मिलान की बात कीजिए, उसके सिस्टम को बात कीजिए, चुनाव आयोग के साथ मिलके काम करने की बात कीजिए। इसमें वोट चोरी कहां से हो जाती है भाई? मैं लौटूंगा और इसी पर फिर से आऊंगा। मेरे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं पटना से। आशुतोष, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर मतदान फीसदी को लेकर क्या खबर आपके पास है? क्योंकि वहां पर कम वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है, और इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए राजधानी पटना में, ऐसा क्यों? देखिए पटना का
मतदान स्लो होने के पीछे कई वजहें हैं, खास करके पहले मतदान और बाद में जलपान का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला है। शायद यही वजह है कि हर बार चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें पटना पिछड़ रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, हम थोड़ी सी तस्वीरों में दिखा देंगे। उगते सूरज के समय जो भीड़ थी वो ढलते सूरज के समय भी भीड़ है, और ये भीड़ स्पष्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो वोटर हैं वो अभी भी मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान के लिए जा रहे हैं? नहीं हम लोग कर लिए, मतदान कर लिए, यहाँ के नहीं है। अच्छा, यहाँ के नहीं है। आप देखिए जो वोटर हैं वो वोट करने के बाद सेल्फी जोन में आप तस्वीरें खिंचवाती महिला वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर हो आप? वोट की? हाँ। कितना उत्साह था फर्स्ट टाइम वोट करने? ज्यादा। हाँ। इस बार क्या मुद्दा रहा? किस आधार पे वोट किए? कि आगे शिक्षा में हम लोग का बहुत ज़्यादा मदद होगा, और भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन में और हेल्थ सेक्टर में हर जगह बहुत ज़्यादा हम लोग का फैसिलिटी आएगा, और भी बहुत कुछ। वर्तमान सरकार से खुश हो या? हाँ। हम एक बार फिर से तस्वीरों में सूर्या थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये पटना वुमेन्स कॉलेज का बूथ है, और एक साथ यहाँ 7 बूथ बनाए गए हैं, और जो वोटर हैं वो अभी भी वोट देने जा रहे हैं। आप वोट देने जा रही हैं, क्या सोच के वोट कर रही हैं इस बार? कुछ अच्छा हो देश के लिए। लड़कियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यही सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार से के व्यवस्था से संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है, तभी वोट देने जा रहे हैं। तो इस बार किस नाम पे वोट हो रहा? जो जीता देख लीजिएगा। क्या सोच के वोट करने जा रहे हैं? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर आप क्या? महिला मतदाताएं बातचीत कर रही हैं भारत एक्सप्रेस पर। उनका ये मानना है कि देश को लेकर मतदान किया जा रहा है, देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम मतदान कर रहे हैं, और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार अलग अलग वर्ग के मतदाता अगर वोट करने जा रहे हैं तो तमाम मुद्दे और इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आकू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की महागठबंधन ने भी, बीजेपी, एनडीए ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी आपने सुना, नीतीश कुमार ने भी जिस बात के दावे वादे किए, जंगल राज का जिक्र किया, वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने जंगल राज के साथ कभी सरकार में वो होते थे। ये अलग तरीके का माहौल है। चिराग पासवान भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। जब सीटों का ऐलान होता है तो चिराग पासवान को ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो अलग अलग दल जो महागठबंधन के साथ एनडीए के जो दूसरे घटक हैं वो इस बात को लेकर चिंता में है कि अब क्या चिराग का कद बढ़ रहा है। इस पूरे फैक्टर को आप मुझे समझाइए बेहतर तरीके से। देखिए, जहां तक चिराग का सवाल है, चिराग ने पिछली बार जो काम किया था वो नीतीश के पार्टी की बर्बादी के लिए काम किया था, और उसमें काफी हद तक सफल रहे थे। 33 से ज्यादा सीटों पर उनको नीतीश कुमार को हार का सामना सिर्फ चिराग के लिए करना पड़ा। लेकिन इस चुनाव में आते के पहले 4-5-6 महीने से ज्यादा पहले, बल्कि साल भर पहले तक वो नीतीश से धीरे धीरे संबंध उनके ठीक कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगा रहा। खासतौर से अमित शाह लगे रहे, और जब जरूरत हुई तो उनको दुलार किया, और जरूर थी तो डांटा। ठीक है, बिल्कुल। मैं माफी चाहूंगा आपको जी, मैं बेहद आपसे कम समय के कारण माफी एक बार चाहूंगा, मेरे पास समय की कमी है। और एक बार 30 सेकंड का रिएक्शन। राहुल जी, इस पूरे पहले फेज की वोटिंग को लेकर आपका कमेंट आखिरी। देखिए सूर्या जी, प्रथम फेज के वोटिंग को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़, देखिए ये आंकड़े जो हम लोग देख रहे हैं और जिस तरफ से मतदान प्रतिशत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो हमें लग रहा है कि बिहार में तो देखिए 60% का मतदान तो हमेशा से चुनाव आयोग का भी सपना होता था कि मतदान प्रतिशत 60% कम से कम पहुंचे हो। तो ये तो बहुत लंबे अरसे बाद जो है कि ये 65% को क्रॉस होने वाली स्थितियां नजर आ रही हैं। तो बिहार, जिसको लोकतंत्र की जननी कहते थे, आज प्रथम चरण के चुनाव में बिल्कुल वो दिख रहा है वहां पे कि मतदाता जो कि बिल्कुल लोकसभा चुनाव में भी निष्क्रिय रह रहे थे, पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने निष्क्रिय देखा है बिहार के। ठीक है, लोकतंत्र की जननी बिहार को कहा जाता है, लेकिन इस बार क्या महिलाएं अगर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में यहां पर नजर आ रही हैं, तो क्या लोकतंत्र में खासकर मतदान केंद्र पर जिस तरीके से उनकी मौजूदगी दर्ज है। और बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी तमाम जानकारी के लिए, मेरे साथ जुड़े आप। अक्कू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, लंबे समय बाद आपसे मेरी बातचीत हुई, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किसका बिहार होगा, और क्या लोकतंत्र में एक नया अध्याय बिहार की महिलाएं लिखेंगी।